जय हिंद सभी को। सामन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर अब चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 करने वाले हैं और इसमें हम 3 जो टॉपिक्स हैं आपके वो क्लियर कर लेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि भाई किस तरीके से क्या बोला गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संविधान का उद्देश्य क्या होता है, प्रस्तावना क्या होती है, संप्रभुता क्या है, समाजवादी क्या है और पंथ निरपेक्ष क्या होता है और लोकतांत्रिक गणराज्य किसे कहा जाता है। तो हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से जान लेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो को मैंने जो वीडियो के एंड में नोट्स भी दिए थे आप लोग को, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अच्छे लगे होंगे। तो चलो देखते हैं भाई यहाँ पे है क्या कि सबसे पहले संविधान का उद्देश्य क्या है, कि हमें संविधान क्यों चाहिए था, कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर ऐसा क्या था कि भाई पूरे देश को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, पूरा देश अब क्या करेगा यहाँ पे, चाहे सरकार हो, चाहे जनता हो, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सबको किसके अनुसार चलना है, संविधान के अनुसार चलना है। तो देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा होगा, हमारा संविधान होगा। तो चलो देखते हैं बच्चों कि यहाँ संविधान का जो उद्देश्य है वो है क्या। तो देखते हैं भाई कि हमारी संविधान सभा, यानी कि ये मैंने पहले बता दिया था कि संविधान का निर्माण किसने किया था, संविधान सभा ने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। हमारी संविधान सभा देश के हर नागरिक के लिए जो 200 वर्षों तक औपनिवेशिक गुलाम थे। औपनिवेशिक का क्या मतलब होता है कि भाई अंग्रेजों के गुलाम, यानी कि एक तरीके से जो देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करता है तो जो कब्जा करने वाला है उसको औपनिवेश बोलेंगे। ठीक है, औपनिवेशिक बोलेंगे एक तरीके से। तो और हम क्या हो गए, उनके उपनिवेश यानी गुलाम हो गए। तो औपनिवेशिक गुलाम थे और उन सभी के लिए संविधान का निर्माण कर रही थी। यानी किसके लिए संविधान का निर्माण किया जा रहा था, हमारे लिए, यानी कि जो देश, जो हमारा भारत देश है उसके उनके लोगों के लिए, भारत देश के लोगों के लिए संविधान का निर्माण किया जा रहा था कि किस तरीके से लोग आगे चलकर कार्य करेंगे। सबके नियम कायदे कानून सारी चीज़ लिख दी गई थी, उन सभी के लिए संविधान का निर्माण कर रही थी। इसीलिए संविधान निर्माता लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, पहली बात तो देखो क्यों संविधान का निर्माण किया गया, तो सिंपल सी बात है, लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और देश में एकता और अखंडता के लिए कि भाई हमारा देश जो है कभी टूटे ना, कभी लड़ाई झगड़े ना हो, सबके लिए अधिकार लिखे गए हैं उसमें। और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना चाहते थे, यानी कि एक ऐसा समाज हो जो लोकतंत्र से भरा हो। यानी कि सिंपल सी बात, हम तो जानते हैं हमारा भारत देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, जिसमें जनता अपनी इच्छानुसार किसी शासक को चुन सकती है जो अच्छा कार्य करेगी। तो सिंपल सी बात है, आगे समझ में। हमारे देश का एक पॉजिटिव वे ये है, पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि भाई हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है। ठीक है ना। दूसरा है, सभी सदस्य अलग अलग विचारधाराओं को मानते थे। कुछ समाजवादी, कुछ गांधीवादी, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है सब चीज़। कुछ गांधीवादी पर ज़्यादातर उदार सोच के थे और आम सहमति बनाने का प्रयास करते थे ताकि संविधान बनाने में बाधा ना आए। तो हमारा जब संविधान बनाया गया तो उसमें लोगों से राय ली गई कि आपको क्या ये जो है नियम कानून जो भी बनाया गया है वो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर बता दिया गया था। तो संविधान का उद्देश्य समझ में आ रहा है कि संविधान क्यों बनाया गया। तो संविधान इसलिए बनाया गया ताकि हमारे देश के लोगों के लिए अच्छा हो सके और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश रहे, जिसमें जनता की भी जो है सुनी जाए। और वह बस यह चाहते थे, यानी संविधान निर्माता बस ये चाहते थे कि भारत को एक ऐसा संविधान देना जो देश के लोगों के आदर्शों एवं विचारों को पूरा कर सके, यानी कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। हमें किसी नियम कायदे कानून की आवश्यकता हो तो वो हम कर सके। आज भी अगर किसी अधिकार की आवश्यकता पड़ती है, किसी को, लोगों को कोई नया कानून चाहिए होता है, तो वहाँ संविधानिक संशोधन के द्वारा जो है उसको चेंज करके, या बोल सकते हैं कुछ ऐड करके, संशोधन मतलब कुछ संविधान में ऐड करना, तो संशोधन करके हम क्या कर सकते हैं, उस नियम को लागू करवा सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रक्रिया अलग होती है लागू करवाने की, तो वो बाद में अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 3 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, यानी नेहरू द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आया गया। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि आने वाले भविष्य में किस तरीके से कार्य होगा, क्या होगा, वो चीज़ पहले ही देख ली गई थी। इसीलिए बोला जाता है हमारे संविधान निर्माता क्या थे, दूरदर्शी थे। दूरदर्शी यानी कि पहले ही उन्होंने सोच लिया था कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी, सारी चीज़ें सोचकर उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव कब लेकर आया गया, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि तथा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाई गई। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लेकर आया गया था, 31 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी लेकर आए और इसको जो है सर्वसम्मति, यानी सब लोग सहमत कब हुए इस पर, तो 1947 में, 22 जनवरी 1947 में हुए थे। इन
उद्देश्यों के आधार पर सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया। और यहाँ पर देखना, ये चीज़ देखना कि संविधान बनना शुरू हुआ 1946 में, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में, बनकर रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पीछे एक रीज़न है जो मैं आप लोग को बताता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू क्यों किया गया था, 26 जनवरी क्यों चुना गया। तो इसके पीछे रीज़न ये था कि देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी कि 31 दिसंबर 1929 को निर्णय लिया गया, पर यहाँ पे 26 जनवरी जो है 1930 को मनाए गए प्रथम स्वाधीनता दिवस के ठीक 20 वर्षों बाद, यानी कि भाई हमारे देश में कांग्रेस के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कर दी गई थी कि भाई हमारे देश में अब क्या माना जाएगा कि हमारा देश क्या होगा, अब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए 26 जनवरी का दिन ही, यानी कि ये कब हुआ था? कांग्रेस के माध्यम से 26 जनवरी 1930 को हुआ था। ठीक उसके 20 साल बाद क्या किया गया? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। वरना भाई बनकर तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तो उसी दिन लागू कर दिया जाता। लेकिन भाई यही दिन निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी 1950 को लागू इस वजह से करेंगे क्योंकि हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कब करी गई थी? 26 जनवरी 1930 को। क्लियर हो गया सबको? तो ये वजह था कि भाई हमारे संविधान का उद्देश्य, यानी कि क्या है उद्देश्य, समझ में आ गया सबको कि क्यों बनाया जाए संविधान। तो हमारे देश की जनता के लिए किस तरीके से पूरा देश कार्य करेगा, तो इसलिए हमारे संविधान का निर्माण किया गया। क्लियर हो गया? ठीक है, चंपा चमेली आगे देखो सब। प्रस्तावना क्या है भाई? तो देखो प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना को हम इंट्रोडक्शन, शुरुआत, आरंभ भी कह सकते हैं, यानी कि जो हमें पूरे संविधान को एक नज़र में दर्शा दे उसको हम बोलेंगे प्रस्तावना। तो देखते हैं भाई प्रस्तावना में आखिर दिया क्या हुआ है। संविधान की प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, शुरुआत में दिया क्या हुआ है, तो चलो देखते हैं। भारतीय संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ हुई, यानी भारतीय संविधान की जो शुरुआत है वो किसके साथ हुई? प्रस्तावना के साथ हुई। ठीक है, तो प्रस्तावना किसी वस्तु की भूमिका के समान ही जो है भूमिका के रूप में प्रस्तावना संविधान के उपबंधों का भाग नहीं है, पर यह देखो प्रस्तावना क्या है, हमारे संविधान में एक अहम भूमिका निभाता है और यह संविधान के निर्माण में उद्देश्यों व लक्ष्यों की व्याख्या करती है। प्रस्तावना मार्गदर्शिका भी है, यानी कि प्रस्तावना हमें क्या दिखाती है कि भाई हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, वो सारी चीज़ें किस में दिखा रखी हैं? हमारी प्रस्तावना में। यानी कि ये सारी चीज़ें शो कर रखी हैं कि भाई क्या क्या दिया हुआ है प्रस्तावना में, वो चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो देखो छोटी सी बात और जानना कि संविधान का प्रस्ताव यानी कि संविधान क्या दर्शा रहा है कि हम भारत के लोग हैं। हम क्या हैं? भारत के लोग हैं, और भारत के लोग होने के नाते हम संविधान को क्या करेंगे? इसका पालन भी करेंगे। तो प्रस्तावना में देखो और चीज़ें क्या बोले, इसका अर्थ है कि भारत में सर्वोच्च सत्ता भारत के लोगों में निहित है। यानी कि भाई सारी, यानी कि मेन चीज़ बोल सकते हैं ना कि पूरे भारत देश में हर चीज़ कौन देखेगा, यानी कि कौन सरकार चुनेगा, क्या होगा, तो सबसे ऊपर जनता को रखा है हमारे संविधान ने। देश की जनता जो चाहेगी वो सरकार करेगी, तो देश की जनता जो जैसा चाहेगी वैसा सरकार बनाएगी। तो ये देश की जनता के ऊपर जो है खास बातें बोल रखी हैं। तो इस संविधान का स्रोत भारत की जनता है, और यानी ये देखो संविधान का निर्माण ही किया गया था किसकी सहमति से? हमारे जनता की सहमति से किया गया था। ठीक है ना? तो कोई और शक्ति नहीं है, यानी कि देश की जनता के अलावा कोई और शक्ति जो है इसका निर्माण या बोल सकते हैं यहाँ पर अहम भूमिका नहीं निभा सकती। तो मेन रोल किसका हो गया देश के उस संविधान में, या देश के अंदर? जनता का हो गया। जनता जो चाहेगी सरकार वैसा ही कार्य करेगी। हमें जिस भी आधार पर कानून की आवश्यकता होगी तो सरकार वो कानून बनाकर हमको देगी, और सरकार फिर क्या चाहेगी कि हम उसका पालन करें। इसीलिए हमें मौलिक कर्तव्यों के लिए जो है मतलब बताया गया है। तो अगले चैप्टर में मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार दोनों पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो संविधान भारत की जनता की इच्छा द्वारा बनाया गया है। ये मैंने पहले बता दिया, संविधान किसकी इच्छा द्वारा बनाया गया है? जनता के द्वारा बनाया गया है। संविधान सभा ने लोगों के प्रतिनिधि के रूप में संविधान का निर्माण किया है। भाई देखो संविधान सभा ने क्या किया है? लोगों की एक तरीके से जो लोगों ने चाहा है, जिस कानून की आवश्यकता थी लोगों को, तो संविधान सभा ने वो हमारे सामने रखा, संविधान में ऐड किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा जो है हमारी ही इच्छा अनुसार बनाया गया था।
क्लियर हो गया। तो ये भाई मैंने बता दिया आपको प्रस्तावना क्या होती है, कि ये शुरुआत बोल सकते हैं, आरंभ बोल सकते हैं। और ये जितनी भी सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ शो किस में कर रखी हैं, प्रस्तावना के अंदर। तो वही चीज़ बोलेगा, प्रस्तावना में दिए गए कुछ लक्ष्य नीचे दिए गए हैं, यानी कि इसमें दिए गए हैं। प्रस्तावना में क्या चीज़ें दी गई हैं तो वो हम देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले दिया गया है इसमें संप्रभु, यानी कि संप्रभुता क्या होती है, तो संप्रभुता किसे कहा जाता है वो हम जान लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, पेपर में एक क्वेश्चन पूछ सकता है, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, खास कर ये पंथ निरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य आखिर होता क्या है। तो चलो जान लेते हैं भाई क्या है ये, कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। संप्रभुता का अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि हर व्यक्ति क्या होगा, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। और पूर्ण स्वतंत्रता बिना आंतरिक व बाहरी दबाव के, हम क्या हैं, हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकता, चाहे कोई सरकार हो या कोई भी हो अन्य व्यक्ति, हमारे पर कोई भी दबाव नहीं बना सकता। और प्रभाव अथवा हस्तक्षेप के राज्य की निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर हर किसी को अपनी जो है स्वतंत्रता जीने का, या बोल सकते हैं संप्रभुता का मतलब हो गया कि आप मतलब सही वे में आप पूर्ण स्वतंत्रता को आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं, और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। चाहे कोई सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा या दबाव नहीं बना सकते। तो हम क्या हैं, संप्रभु हैं, यानी कि एक तरीके से संप्रभुता मिली हुई है हमें। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ है। उसके बाद है समाजवादी। तो समाजवादी क्या, सबसे पहले इसमें क्या आ जा रहा है कि समाज आ जा रहा है, यानी कि समाज के बारे में सोचा जाएगा। देखो क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द प्रारंभ में नहीं था। देखो शुरुआत में समाजवादी शब्द नहीं था, ये आया कब, 1976 में। ये चीज़ याद रखना है, 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वें संशोधन के माध्यम से। संविधान में 100 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं अभी तक, तो 42वें संशोधन के द्वारा 42वें संशोधन यानी कुछ नई चीज़ ऐड कर देना संविधान में। तो 42वें संशोधन द्वारा क्या किया गया कि भाई संशोधन के द्वारा जोड़ा गया समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये भी जोड़ा गया उसी के साथ 42वें संशोधन के द्वारा। और इसका अभिप्राय असमानताओं, ध्यान सुनना, समाजवादी का मतलब क्या है कि आप समाज में रहते हुए आपके ऊपर किसी प्रकार की बाधा ना हो, सभी लोग समान हो, और कोई भी ऊंच नीच, चाहे अमीर गरीब या ऊंची जाति नीची जाति, ऐसा कोई भी भेदभाव ना हो, सब लोग जो है समाज में बराबर माने जाएंगे। तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यानी जो चीज़ की हमें आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, रोटी कपड़ा मकान और कार्य, तो ये सारी चीज़ें हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, भाई देखो समान कार्य के लिए, अगर ये कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है उसको भी उतना वेतन मिलना चाहिए, वही सेम कार्य दूसरा कर रहा है तो उसको भी समान वेतन मिलना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पे समान कार्य के लिए समान वेतन देने जैसे आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता की गई है। तो समाजवादी आगे क्लियर, समाज में रहते हुए हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाना चाहिए, चाहे वो ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति, कैसा भी हो, यहाँ पर कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ समाजवादी, ये सारी चीज़ें किसमें दी हुई हैं, हमारी प्रस्तावना में, संविधान की आरंभ में, शुरुआत में। ठीक है। पंथ निरपेक्षता, भाई ये भी जानना जरूरी है, पंथ निरपेक्षता भी पूछ सकता है, पंथ निरपेक्षता आखिर होता क्या है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। चलो देखते हैं बच्चों क्या है कि पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि सिंपल सा ये बोल रखा है पंथ निरपेक्षता, यानी कि राज्य में किसी भी धर्म को लेकर कोई विशेष कार्य नहीं किया जाएगा, यानी कि भाई एक धर्म के लिए ये कार्य, एक धर्म के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राज्य क्या करेगी, सभी धर्मों को बराबर मानकर सबके लिए बराबर कार्य करेगी, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती कि भाई मानो हिंदू के लिए ये, मुसलमानों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पंथ निरपेक्ष में क्या आ जाएगा, राज्य क्या करे या देश क्या करे, कोई भी कानून बना रही है तो वो सभी को मद्देनजर रखते हुए बनाएगी। तो कोई भी धर्म नहीं होगा तथा राज्य सार्वजनिक धन द्वारा किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगी, यानी कि सरकार क्या नहीं कर सकती कि एक धर्म पे पैसा लगा दिया, एक पेन लगाए, तो इस तरीके से सरकार कोई भेदभाव नहीं करे। तो ये खासकर हमारे संविधान में बोल रखा है, प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी धर्म में विश्वास और पालन कर सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति, आप अपनी इच्छा अनुसार, हमें धर्म निरपेक्षता का अधिकार है ना, तो कोई भी एक तरीके से कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धर्म अपना सकता है अपनी इच्छा अनुसार, या उस धर्म को छोड़ सकता है। राज्य किसी व्यक्ति या समुदाय में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। देखो कोई भी धर्म, कोई भी जाति के आधार पर राज्य कभी भी भेदभाव नहीं करेगी।
एक कानून इसके लिए बनाया गया है तो दूसरा कानून उसके लिए, ऐसा नहीं कि जो कुछ इसके लिए ज़्यादा कानून इसके लिए कम अधिकार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सबके लिए बराबर है। हमारे पास मौलिक अधिकार है जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, ठीक है। उसके बाद है लोकतांत्रिक गणराज्य। ये तो सबसे अहम है कि भाई हमारे भारत देश में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या की गई है संविधान के माध्यम से, कि लोकतंत्र दे रखा है हमको। कुछ देशों में लोकतंत्र नहीं होता, जैसे पाकिस्तान में क्या है, लोकतंत्र है लेकिन नाम मात्र का लोकतंत्र है, ठीक है। वहाँ उस देश की जनता क्या करती है कि अपनी इच्छानुसार ज़्यादा कार्य नहीं कर सकती, सैनिक शासन लागू कर रखा है, ऐसा कर रखा है। तो सिंपल सी बात है, हमारे देश में क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य बना रखा है, लोकतांत्रिक देश है। तो वही चीज़ बोला गया, संविधान भारत की जनता में निहित है। संविधान क्या है, भारत की जनता में, यानी संविधान बनाया किसकी इच्छानुसार है, देश की जनता के इच्छानुसार बनाया गया है। और लोकतंत्र का अर्थ आमतौर पर देश की जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार का गठन माना जाता है। यानी जनता क्या करेगी, अपनी सरकार का गठन करेगी। मतलब सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होगी, जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। सरकार से अगर हम कुछ भी पूछें तो सरकार जवाब वहाँ पर हमें देगी, क्योंकि भाई हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ याद रखना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। जो 18 से ऊपर है, पहले 21 साल उम्र थी पर बाद में 18 कर दी गई, तो 18 साल के लोग जो हैं वोट दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ ऊंच नीच नहीं होगा कि जाति है, रंग है, रूप है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग वोट दे सकते हैं। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ प्रस्तावना में भारत को गणराज्य कहा गया है। प्रस्तावना में क्या कहा गया है, भारत को गणराज्य कहा गया है। यानी कि इसका अर्थ होता है राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति, जो अप्रत्यक्ष रूप से, अनुवांशिक रूप से चुना जाता है। यानी कि भारत में क्या है कि एक ऐसा पद होगा जो सर्वप्रथम, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, राष्ट्रपति कहलाता है। जिसको चुनता कौन है, हम नहीं चुनते, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनका चुनाव करते हैं। तो वो अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है और ये अनुवांशिक तौर पर होगा। यानी कि वंशानुगत प्रणाली नहीं है हमारे देश में कि भाई जैसे कोई मंत्री है उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बोला गया, अनुवांशिक। यानी कि कोई भी ऐसे पद पर नियुक्त नहीं होगा जैसे उसका मतलब कोई पिता है फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके अंदर योग्यता है तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और मैंने एक चीज़ देखी थी कि बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि भाई भारत का प्रधानमंत्री वही बन सकता है, या बोल सकते हैं कि भारत में जो है मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो ये किसने बोला आप लोगों से? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक स्वतंत्र देश है और हमें लोकतंत्र मिला हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हालांकि अभी तक कोई भी जो है मुसलमान कोई प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री जो है मुसलमान नहीं बन सकते, कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री, आप राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है। तो यहाँ बस अपने मन से ये डाउट निकाल दो आप लोग कि भाई हमारे देश का जो है प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू ही होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये गलत फहमी है आप लोग की। तो ये आज मैंने डाउट आप लोग का क्लियर कर दिया। बहुत से बच्चों के डाउट थे कि भाई प्रधानमंत्री वही बन सकते हैं जो मुसलमान नहीं है, तो ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारे देश का संविधान कहता है। आप कोई बस आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ नियम है, जैसे आप 30 साल उम्र पार कर चुके हों, ठीक है, और भारत के नागरिक हों, दिवालिया व्यक्ति ना हो, तो अगर इन नियमों के अनुसार आप कैसे भी हैं, किसी भी जाति धर्म के हों, तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये गलत फहमी मन से निकाल दो कि भाई भारत का प्रधानमंत्री ऐसे बन सकता है, ऐसे कोई भी बन सकता है भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को बता दी। इसी के साथ ये वाला वीडियो भी कंप्लीट करते हैं हम लोग, और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट या कोई कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हाँ बहुत गर्मी सी हो रही है इसमें, आज इस तरीके से हो गया ना। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले मतलब अगले पार्ट के अंदर, देखते हैं उसमें कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ साइमन क्लास को सपोर्ट करना, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।